Hi friends, myself Professor Vikas Shukla. Welcome you all in my YouTube channel Orbital World. आज स्टूडेंट्स मैं आपको केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है और ये चैप्टर सभी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सभी जगहों पर दिया है। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का वो चैप्टर है जो सबसे बेस से शुरू होता है, सबसे फंडामेंटल चीज़ों को बताता है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लिंकअप ज़बरदस्त होता है, यानी कि क्लास 9th की केमिस्ट्री का 10th से लिंकअप है, 10th का 11th से, 11th की केमिस्ट्री का 12th से लिंकअप है। तो ये चैप्टर क्लास 9th और 10th की केमिस्ट्री का क्लास 11th की केमिस्ट्री से एक लिंक डेवलप करता है, एक लिंकअप इस्टेब्लिश करता है। इस वजह से इस चैप्टर का नाम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है और इसमें कुछ टॉपिक तो हम लोग वही पढ़ेंगे जो कि 9th और 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस 9th और 10th में थोड़ा सा छोटे लेवल पे पढ़ा था और 11th क्लास में थोड़ा बड़े लेवल पर पढ़ेंगे, बस यही डिफरेंस रहेगा। बाकी कुछ टॉपिक कॉमन ही है। हम लोग देखेंगे जब वो टॉपिक आएगा मैं आपको बताऊंगा कि आपने 9th और 10th क्लास में भी वो टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर आप देखिए, ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है, ये फर्स्ट लेक्चर है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर का कंटेंट क्या है। तो इस चैप्टर का कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ जो मेन कंटेंट है। जैसे मैं आपको बताऊँगा कि साइंस क्या होता है, मैं बताऊंगा कि केमिस्ट्री क्या होती है और केमिस्ट्री की ब्रांचेज कौन कौन सी होती है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैटर क्या होता है। इसके बाद मैं आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 लॉ हैं और 5 में से 3 लॉ ऑलरेडी आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ रखा है। फिर इसके बाद जो सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको हम लोग बोलेंगे, ये क्या है, मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद स्टोइकियोमेट्री पढ़ेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ेंगे। ये जो चारों टॉपिक आप देख रहे हो बेटा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का बैकबोन है। बैकबोन का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारी बॉडी रीढ़ की हड्डी पर टिकी रहती है, रीढ़ की हड्डी ना हो तो हम लोग बैठ ना पाए, खड़े ना हो पाए, तो उसी तरीके से जो बेटा मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, ये जो चारों टॉपिक है ये पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का बैकबोन है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल लगाने में आपको बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए आप ध्यान से समझोगे। सारे बहुत इजी टॉपिक हैं, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, कोई कठिन नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो असंभव हो, न समझ में आए। आप समझोगे तो सारे टॉपिक आपको समझ में आएंगे। तो ये मेन कंटेंट थे। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे कंटेंट भी मैं बताऊंगा, जैसे किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे किसी कंपाउंड का, किसी मॉलिक्यूल का मोलर मास कैसे निकाला जाता है। ये सारी बातें भी आप लोग 9th 10th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि साइंस किसको कहते हैं, तो साइंस एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है साइंटिया, और साइंटिया का मतलब होता है टू नो, किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना, नॉलेज गेन करना। यही क्या कहलाता है बेटा, साइंटिया। और यही साइंटिया मॉडिफाइड होकर क्या बना है, साइंस बना हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग कहें कि किसको कहते हैं साइंस, तो आप देखो बेटा क्या कहेगा। यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा है कि इट इज सिस्टमैटिक arranged study of unknown things present in our nature, जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होता है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। इसी को क्या कहते हैं बेटा, साइंस कहते हैं। यानी कि हमारे नेचर में कोई भी अननोन चीज पाया जा रहा है, उसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से, अरेंज तरीके से स्टडी करते हैं, जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। इसी को क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। फिर से समझिए, इट इज systematic arranged study of unknown things present in our nature based on experimental observation is called science।
यानी कि हमारे नेचर में अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है जिसके बारे में हमको नहीं मालूम है, तो जो हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से, अरेंज तरीके से स्टडी करते हैं, जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होता है, उसी को कहते हैं बेटा साइंस कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि मान लीजिए कि हम लोग क्लासरूम में खड़े हैं और क्लासरूम में जो था हमारे पास होता है टेबल पर कोई व्हाइट कलर का पाउडर है। तो व्हाइट कलर का पाउडर देखने पर हमारे दिमाग में क्यूरियोसिटी आती है कि यार ये चौक का पाउडर है, या टेल्कम पाउडर लगाने वाला पाउडर हो सकता है, या आटा हो सकता है, या चीनी का भूरा हो सकता है ना, चीनी का रवा जिसको बोलते हैं, या फिर क्या हो सकता है बेटा, नमक हो सकता है। अब वो चीज़ क्या है, अननोन चीज़, सब तो व्हाइट कलर का ही होता है, कोई कंफर्म नहीं हो रहा भाई कि ये चौक का पाउडर है कि चीनी है कि आटा है कि नमक का भूरा है कि टेल्कम पाउडर है। ये दिमाग में जो तब बातें आ रही हैं कि इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या है ये पता नहीं चल रहा है। अब उस चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए कि वो क्या चीज़ है, सबसे पहले हम उसके पास देख जाएंगे और आँख से देख के बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या देखने पर समझ में आ रहा है क्या। अगर देखने पर समझ में नहीं आ रहा है तब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उसको हाथ से थोड़ा सा टच करेंगे। अगर हाथ से टच करते हैं, अगर वो पतला होता है, थिन होता है, ठीक है ना, बहुत सॉफ्ट होता है, उसमें कोई स्मेल होती है, तब समझ में आएगा कि टेल्कम पाउडर लगाने वाला पाउडर हो सकता है। लेकिन अगर स्मेल नहीं आती है, वो चिकना स्मूथ नहीं है, तो टेल्कम पाउडर नहीं है। फिर क्या हो सकता है, चौक का पाउडर हो सकता है, ठीक है ना। फिर क्या हो सकता है बेटा, नमक हो सकता है, चीनी का भूरा हो सकता है। फिर उसको जानने समझने के लिए उसको सूंघेंगे, सूंघने से भी पता नहीं चल रहा है। फिर क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। अगर उसका मीठा टेस्ट होता है तो चीनी का भूरा होगा, अगर नमकीन टेस्ट होगा तो नमक होगा। आटा, कच्चा आटा आप सब लोगों ने खाया होगा, उसका टेस्ट अलग तरीके से होता है। चौक का टेस्ट, चौक के पाउडर का टेस्ट अलग तरीके से होता है। तो टेस्ट करने पर फाइनली कंफर्म हुआ कि वो क्या चीज़ है। आया समझ में ना। यानी कि हम लोगों ने पहले क्या देखा कि उस अननोन व्हाइट कलर के पाउडर को पहले हम लोगों ने आंखों से देखा, आंख से समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हाथ से टच किया, हाथ से टच करने पे भी समझ नहीं आ रहा है तो उसको सूंघा, स्मेल किया, सूंघने पे भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर फाइनली उसको थोड़ा सा टेस्ट किया, तब समझ में आया। तो ये सिस्टमेटिक अरेंज हुआ कि नहीं बेटा, और डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की बेस्ड हुआ। इसी को कहते हैं साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, साइंस कहते हैं। अब आइए हम लोग साइंस के ब्रांचेज की बात करते हैं। तो बेटा जैसे सभी बच्चों से मैं पूछूं कि साइंस की कितनी ब्रांचेज होंगी, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स होती है। बेटा ये तो होती ही है, इसके अलावा भी साइंस की और ब्रांचेज होती है। जैसे मैथमेटिक्स इज आल्सो द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है ना। जैसे कंप्यूटर साइंस, इट इज आल्सो ब्रांच ऑफ साइंस। होम साइंस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब स्पेस साइंस के बारे में जिसमें स्टडी करते हैं, प्लैनेट्स के बारे में, मून के बारे में, सन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी जिसको ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, वो भी साइंस का ही पार्ट है। तो देयर आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस। आइए देखिए, मैंने लिखा है ब्रांचेज ऑफ साइंस, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी में भी दो पार्ट होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, एस्ट्रोलॉजी जिसको कहते हैं ज्योतिष शास्त्र, ठीक है ना। कब कौन सा त्यौहार पड़ेगा, कब सन इक्लिप्स होगा, कब मून इक्लिप्स होगा, सारी चीज़ों के बारे में एस्ट्रोलॉजी बताता है। फिर देखिए एस्ट्रोनॉमी, स्पेस साइंस, मैथमेटिक्स हो गया, ऐसे ज्योग्राफी, जियोलॉजी, देयर आर मेनी ब्रांचेज ऑफ साइंस। आया समझ में। अब इसके बाद मैं अपने टॉपिक पर आ रहा हूँ, और हम लोग किस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग केमिस्ट्री टॉपिक पर आएंगे। तो आइए केमिस्ट्री टॉपिक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। अब स्टूडेंट्स मैं आपको केमिस्ट्री किसको कहते हैं और केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेज होती हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा आप देख रहे हो केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री एक इजिप्टियन वर्ड कीमिया से बना हुआ है। कीमिया का ही मॉडिफाइड फॉर्म केमिस्ट्री है। तो कीमिया वर्ड का मतलब क्या होता है, ब्लैक सॉइल, और ये कीमिया एक इजिप्टियन वर्ड है, मिस्र भाषा, मिस्र देश का एक वर्ड है। जब केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, डिस्कवरी हुई थी, तो मिस्र देश में काले रंग की मिट्टी पाई जाती है। जैसे अपने इंडिया में असम में काले रंग की मिट्टी पाई जाती है, दार्जिलिंग में जहाँ चाय की खेती होती है। तो उसी तरीके से कीमिया वर्ड ब्लैक सॉइल के लिए यूज होता था। कहाँ पे, मिस्र देश में, इजिप्टियन कंट्री में। तो
तो जब भी वहाँ पे कोई केमिकल सब्सटेंस खोजा जाता था तो लोग वहाँ पे बोलते थे मैंने कीमिया खोज लिया, कीमिया खोज लिया, कीमिया खोज लिया, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में कई ढेर सारे केमिकल सब्सटेंसेज प्रेजेंट होते हैं, हर जगह की मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं बेटा। तो केमिस्ट्री की शुरुआत जो इनिशिएटिव हुआ था वहीं से हुआ था। तो धीरे धीरे वही कीमिया किस में मॉडिफाई हो गया, केमिस्ट्री के वर्ड में मॉडिफाई हो गया। जैसे अगर आपसे पूछे कि केमिस्ट्री किसको कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज एंड देयर प्रॉपर्टीज। केमिकल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ पाई जाती है बेटा वो सब केमिकल सब्सटेंस कहलाती है। और उनकी प्रॉपर्टी का मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, जैसे उसका एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कलर, स्मेल, ये सब जितनी भी चीज़ें होती है ये सब क्या कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या नया सब्सटेंस बनाएगा, वो रिएक्ट करेगा तो क्यों करेगा, नहीं करता है तो क्यों नहीं रिएक्ट करता है, ये सब सारी जो है केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। तो सिंपली अगर हम लोग कहें केमिस्ट्री किसको कहते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ ऑल द केमिकल सब्सटेंसेज एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप देखिए मैंने यही लिखा है कि स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज, और केमिकल सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ बेटा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, केमिकल कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब की स्टडी एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो जब प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो प्रॉपर्टी में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हुआ। फिजिकल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है ना। इसी को कहते हैं केमिस्ट्री। और याद रखिएगा ये केमिस्ट्री वर्ड एक इजिप्टियन वर्ड से डेवलप हुआ है, उस इजिप्टियन वर्ड को कीमिया कहते हैं। कीमिया का मतलब ब्लैक सॉइल है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के ब्रांचेस की बात करते हैं तो केमिस्ट्री को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो ब्रांचेस के फॉर्म में कर सकते हैं। एक होता है कौन सा, क्लासिकल ब्रांच या ट्रेडिशनल ब्रांच, और दूसरा होता है बेटा अप्लाइड ब्रांचेज। जो क्लासिकल ब्रांच या ट्रेडिशनल ब्रांच है ये बहुत पहले से चला आया है, और जो अप्लाइड ब्रांच है उसका डेवलपमेंट बाद में हुआ, और वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे डेली लाइफ से कहीं ना कहीं एडेड है, जुड़ा हुआ है। जैसे अगर मैं क्लासिकल ब्रांच की बात करता हूँ जिसको ट्रेडिशनल ब्रांच भी कहते हैं, तो इसमें आप देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, ये सारे वर्ड्स आते हैं। जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से लग रहा है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मीन्स हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड किसको कहते हैं, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एथीन, ब्यूटीन, इथाइन, प्रोपाइन, ये केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। जैसे बेंजीन कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, इनको हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंपाउंड किसको कहते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ दूसरे एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, जैसे सुक्रोज C12H22O11, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, जैसे फॉर्मिक एसिड HCOOH, ठीक है ना, आए समझ में। जैसे एथिल अल्कोहल C2H5OH, जैसे बेंजोइक एसिड C6H5COOH। तो इन सभी में आपने देखा कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट भी प्रेजेंट हैं, तो यह हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंपाउंड कहलाते हैं। तो केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं बेटा, केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ के बाकी जितने भी कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं उन सबको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और उनकी स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम सल्फेट, ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और साथ ही साथ किसके बारे में स्टडी करते हैं, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं सबकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। सब किसमें किया जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री, जैसे नाम से पता चला फिजिकल, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट,
विस्कोसिटी, एटॉमिक मास, एटॉमिक साइज, एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी, उसका ओडर मतलब स्मेल, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। और जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं पर्टिकुलर लॉ के थ्रू गवर्न होती हैं, जिनको लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन कहते हैं, ये 5 लॉ होते हैं, उन सब का स्टडी किस में करते हैं बेटा, बोलो फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है ना। फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री किसको कहते हैं, जैसा नाम से पता चला है एनालिटिकल का मतलब एनालिसिस करना। जैसे कोई मिक्सचर दिया है, जैसे एयर में डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। अब इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78 से लेकर 79%। तो नाइट्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितना है, CO2 कितना है, बाकी की गैसेज कितने परसेंट है, कहीं पर कोई कंपाउंड है, कोई सब्सटेंस है ना, उन सब का जो तब मिक्सचर बना दिया गया है तो किसका कितना परसेंटेज है, वो सब एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करने जाते हो लैब में, आपको कोई सॉल्ट दिया जाता है, आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट डिफरेंट टेस्ट करते हो और ये पता करते हो कि अमोनियम साल्ट है, ये यूरिया है, ये सोडियम क्लोराइड है, इस तरीके से जो आइडेंटिफाई करते हो ये क्या कहलाता है बेटा, एनालिसिस। जैसे कोई सॉल्यूशन आपको दिया गया, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, आप आइडेंटिफाई करते हो कि इसमें सॉल्वेंट इतना है, इसमें सॉल्यूट सब्सटेंस इतना है, ये सब सारी चीज़ें किसमें कहलाती है बेटा, बोलो एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट खास तौर से लेबोरेटरी से रिलेटेड है, आपके लैब से रिलेटेड है, याद रखिएगा। फिर बायोकेमिस्ट्री, नाम से पता चल रहा बायोकेमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री का वो पार्ट जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, उसको बायोकेमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, बात आ गई समझ में। तो ये जो पांचों आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचों जो तक क्लासिकल ब्रांचेज हैं, ट्रेडिशनल ब्रांचेज हैं, ये केमिस्ट्री के वो पार्ट हैं बेटा जो बहुत पहले से ही इनिशियल टाइम से चलते आए हैं। लेकिन जब बाद में केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ तो एप्लीकेशन आया। क्या एप्लीकेशन आया कि भाई इसके ऊपर तो इकोनॉमी है, बहुत ढेर सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जिसका हमारे डेली लाइफ से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो उसके बेसिस पर जो ब्रांच बने उसको अप्लाइड ब्रांच कहते हैं, ठीक है ना, आए समझ में। अब ये देखिए अप्लाइड ब्रांचेज बहुत ढेर सारे हैं बेटा, जिसमें मैंने कुछ ब्रांचेस के नाम लिखे हैं। जैसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, नाम से पता चल रहा है कि इसका रिलेशन इंडस्ट्री से है। आप जानते हो कि अर्थ क्रस्ट में डिफरेंट टाइप के मेटल्स पाए जाते हैं, इम्प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, उनको निकाला जाता है, केमिस्ट्री के एप्लीकेशन से प्यूरिफाई करते हैं। मेटलर्जी चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। तो ये किस में आता है बेटा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। किसी भी नेशन का, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश की इकोनॉमी इसी के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है ना। स्टील यहीं से बनता है बेटा, ठीक है ना, गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, आयरन का, सबका प्यूरिफिकेशन इसी ब्रांच के थ्रू किया जाता है। फिर दूसरा देखिए वार केमिस्ट्री। कोई भी कंट्री है वो अपना डिफेंस सिस्टम बनाती है, जैसे एटम बम हो गया या न्यूक्लियर बम हो गया बेटा, या जितने भी तरीके के वार होते हैं, अप्लाइड होते हैं, बम, गोला बारूद जितने भी होते हैं, सब में केमिकल सब्सटेंस यूज होते हैं, जानते हो ना, बहुत बड़े बड़े केमिकल सब्सटेंस जिनका पावर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। जैसे आप जानते हो कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हम लोग डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर यूज करते हैं, यूरिया, NPK फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ये सब एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। फिर सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, हम लोग सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, तो कैसे कुछ केमिकल सब्सटेंस का एप्लीकेशन किया जाता है, सॉइल का टेस्ट किया जाता है कि एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, कितना उसकी एसिडिटी है, कितना उसकी बेसिसिटी है, ये सब सारा जो है किस में आता है बेटा, बोलो सॉइल केमिस्ट्री में आता है। फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री पार्ट आप देख लो बेटा, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री एटॉमिक रिसर्च से रिलेटेड है। इसके अलावा आप जानते हो जो पावर प्लांट है, पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, वो किसके, यूरेनियम के, थोरियम के, इनके एप्लीकेशन से, ये सब सारे जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के पार्ट हैं। इससे एनर्जी भी डेवलप किया जाता है, साथ ही साथ हर एक नेशन अपने डिफेंस के लिए, दूसरों को डराने के लिए, एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने के लिए न्यूक्लियर बम बनाता है, एटम बम बनाता है। फिर देखो बेटा ड्रग्स केमिस्ट्री। ड्रग्स केमिस्ट्री क्या हुआ, जितने भी जो आप ड्रग्स यूज करते हो, कोई भी ड्रग्स हुआ बेटा, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, कोई भी ड्रग्स है, सब केमिकल सब्सटेंस से बने होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। या इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा कि हम लोग डेली लाइफ में केमिस्ट्री पहनते हैं, केमिस्ट्री खाते हैं, केमिस्ट्री पीते हैं। जैसे पानी पीते हो आप ना, तो पानी H2O, ये क्या बेटा केमिस्ट्री है कि नहीं है। जैसे आप खाना खाते हो तो खाने में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, यही सब होते हैं ना बेटा, बोलो मिनरल्स वगैरह होते हैं ना, तो ये सब क्या है, केमिस्ट्री ही है।
कपड़ा, जैसे हमने बोला कि केमिस्ट्री आप पहनते हो, कपड़ा सेल्यूलोज का बना हुआ है, जूता जो तो सेल्यूलोज का बना होता है, सिंथेटिक का बना होता है, सब केमिस्ट्री है। हमारा बाल भी रहता है, इसमें केराटिन प्रोटीन होता है, वो भी केमिकल सब्सटेंस है बेटा। दांत में एनामेल प्रोटीन होता है, वो भी केमिकल सब्सटेंस होता है। स्किन हुआ बेटा, स्किन का भी केमिकल कंपोजिशन होगा। सेल देखो, सेल के भीतर प्रोटोप्लाज्म होता है बेटा, डिफरेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि केमिस्ट्री को हम लोग कह सकते हैं, केमिस्ट्री खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं। केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ से बहुत डीप रिलेशन है। हम लोग साबुन जो नहाने के लिए यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के कॉस्मेटिक, फॉग, ये सब यूज करते हैं बेटा। ये सब सारा क्या है? केमिस्ट्री है। तो अगर आप केमिस्ट्री के नज़रिए से देखो तो सब कुछ केमिस्ट्री है बेटा। आप वॉच यूज करते हो, वो पॉलीमर का बना होता है या मेटल का बना होता है बेटा, सब केमिस्ट्री है। ये देखिए मार्कर फाइबर का बना है बेटा, सब जो तो क्या बेटा? केमिस्ट्री है। बात आई समझ में ना? देखो फैन है, चलता है बेटा, एसी, कैबिनेट, जितने भी चीज़ें हैं सब केमिस्ट्री के बने होते हैं बेटा, ठीक है ना। हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, एसी हो गया, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ओवन, सब में जो है सेमीकंडक्टर, मेटल्स यूज होते हैं, फाइबर्स यूज करते हैं बेटा। ये सब क्या होते हैं बेटा? केमिस्ट्री होते हैं। तो अगर आप केमिस्ट्री को डीप में समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार बिना केमिस्ट्री के हमारी लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। क्या पॉसिबल है? क्या नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद मैं आपको मैटर पढ़ाने जा रहा हूं, और मैटर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, बस उसको रिवाइज करने की बात है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैटर। मैटर किसको कहते हैं? आपने पढ़ा है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कुछ न कुछ मास होता है और कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको मैटर कहते हैं, है ना। जैसे मार्कर, इसका कुछ मास है और कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है बेटा। मोबाइल हो गया, बोतल हो गया बेटा, ये देखिए बोतल हो गया, बोतल के भीतर पानी भरा हुआ है, इसका भी कुछ मास है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इसी तरीके से जितने भी ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं बेटा, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सारे के सारे जो मैटर कहलाते हैं, क्योंकि उसका कुछ न कुछ मास होगा और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, छोटे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका मास बहुत कम होता है, निग्लिजिबल मास होता है, और इनको मास को कैलकुलेट करने के लिए, इनके साइज को कैलकुलेट करने के लिए अभी तक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है बेटा। तो इनको मैटर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। किसको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रिनो, मेसॉन्स, इन सबको मैटर में इंक्लूड हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैटर जनरली उसको कहते हैं जिसका कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और जिनको हम लोग अपने सेंस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा, जैसे सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, हाथ से टच कर सकते हैं, ये सभी मैटर कहलाते हैं। तो अगर मैटर को हम लोग देखें तो मैटर को क्या कहेंगे? मैटर वो सब्सटेंस होते हैं हैविंग सम मास, उनका कुछ न कुछ मास होता है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ये कोई ना कोई जो है स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। मैटर को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका कंपोजिशन बिल्कुल फिक्स होता है, सर्टेन कंपोजिशन होता है, या ये एक ही तरीके के सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं, सेम सब्सटेंसेस से बने होते हैं। और मिक्सचर किसको कहते हैं? जिनका कंपोजिशन सर्टेन फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल होता है, और कई ढेर सारे अलग अलग तरीके के सब्सटेंस एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको कहा जाता है मिक्सचर कहते हैं। अगर हम लोग प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंस को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, एक होगा एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों का स्पेसिफिक नेचर होता है कि दोनों का कंपोजिशन फिक्स होगा, वो सेम तरीके के सब्सटेंस से मिलकर बने होंगे, या उनका एक डिफरेंट सर्टेन कंपोजिशन होगा, और इनको सिंपल केमिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता, ऑर्डिनरी केमिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स कितने तरीके के होते हैं बेटा? इनको बेसिकली तीन कैटेगरी में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल वाइड में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम लोग मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स आप जानते हो कि पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, लगभग हर जगह जो है मेटल पाए जाते हैं बेटा, सभी ब्लॉक्स में पाए जाते हैं। मेटल के कैरेक्टर क्या होते हैं? मेटल जो है आप देखोगे
ये लश्चरस प्रॉपर्टी वाला होता है। लश्चरस का मतलब क्या हुआ, हर एक मेटल की अपनी पर्टिकुलर शाइनिंग होती है। जैसे सिल्वर कैसा होता है, सिल्वरी कलर का। एल्युमिनियम भी सिल्वरी कलर का होता है बेटा, जानते हो। गोल्ड का जो होता है कैसा कलर होता है, गोल्डन कलर। कॉपर का कलर गोल्ड से थोड़ा सा मिलता जुलता है, मैच कलर है ना। जिंक का एक अपना पर्टिकुलर कलर होता है। तो हर एक मेटल में लश्चरस प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा ये कैसा नेचर वाला होता है बेटा, डक्टाइल। डक्टाइल नेचर का मतलब क्या हुआ कि किसी भी मेटल को खींच के पतले वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है, गोल्ड। गोल्ड मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है ना। फिर इसी तरीके से ये क्या होगा, मैलिएबल होता है। मैलिएबल का मतलब क्या हुआ कि इनको पीट कर पतले शीट के फॉर्म में, थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे गोल्ड का फॉयल बनता है, सिल्वर का फॉयल बनता है, एल्युमिनियम का फॉयल बनता है बेटा। तो कैसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैलिएबल होते हैं, ठीक है ना। फिर इसके अलावा ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों को कंडक्ट करने का काम करते हैं। अगर मेटल का कोई रॉड है, अगर उसके एक एंड को गर्म करते हैं तो दूसरा एंड अपने आप जो तक गर्म हो जाता है कुछ समय के बाद। तो क्यों, बिकॉज इट इज कंडक्टर, क्योंकि ये कंडक्टर है। जबकि नॉन कंडक्टर जैसे कोई वुडन पीस है, वो नॉन कंडक्टर है बेटा। तो अगर उसको गर्म करेंगे जो था यहाँ पे जलाएंगे तो ऐसा नहीं कि ये वाला पार्ट अपने आप गर्म हो जाएगा, नहीं होता बेटा। आए समझ में ना, ठीक है। जैसे आप अगरबत्ती को जलाते हो तो अगरबत्ती क्या बेटा, नॉन मेटल है। तो जो पार्ट जो था जहाँ पे केमिकल होगा वही वाला जलता है। ऐसा नहीं कि ये वाला पार्ट यहाँ पे अपने आप गर्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता ना। आए समझ में। फिर यहाँ पर आप देखोगे कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ये सब इसके मेन प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल के। अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन लश्चरस होते हैं। इनमें जो था लश्चरस प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, वो अपनी कोई शाइनिंग नहीं होती है। फिर अगर इनको पीटा जाए बेटा तो ये ब्रिटल नेचर के होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या हुआ कि पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि चपटे हो जाएंगे या इनको जो था पतले वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता बेटा। ये ब्रिटल नेचर वाले होते हैं। फिर अगली प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा, ये बिहेव करते हैं नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। नॉन कंडक्टर का मतलब क्या हुआ बेटा कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम नहीं करते हैं, ये हीट एनर्जी को कंडक्ट करने का काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। मेटल वाइड की बात करते हैं तो मेटल वाइड क्या होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और मेटल्स और नॉन मेटल्स की इंटरमीडिएट होती है, दोनों के बीच की होती है। या दूसरे वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि उनमें मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है। तो ये कौन से होते हैं, जैसे बेटा जर्मेनियम हो गया, देखिए जर्मेनियम। जैसे सिलिकॉन हो गया बेटा, ये देखिए सिलिकॉन। जैसे आर्सेनिक हो गया बेटा, ये देखिए आर्सेनिक। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल वाइड की तरह बिहेव करते हैं। और जितने भी मेटल वाइड होते हैं इनका यूज सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। किसमें किया जाता है, सेमीकंडक्टर के बनाने में किया जाता है। यानी कि जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है और बहुत कम भी नहीं होते बेटा। ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं बेटा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी को एक कंट्रोल्ड वे में फ्लो करने का काम करते हैं, उनको सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर आप देखोगे जैसे टीवी में, पंखे में, है ना, ट्रांजिस्टर में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में जो है यूज किए जाते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर यूज किए जाते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर अगर हम लोग कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कंपाउंड किसको कहते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज जिनका कंपोजिशन बिल्कुल फिक्स होता है बेटा, कांस्टेंट होता है और इनको ऑर्डिनरी केमिकल मेथड से तो अलग नहीं किया जा सकता है, या ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड से अलग तो नहीं कर सकते बेटा। कंपाउंड्स में का फॉर्मेशन जनरली 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के कम्बिनेशन से होता है और ये फिक्स प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं। जैसे अगर कंपाउंड की मैं बात करूँ तो वाटर एक कंपाउंड है। तो वाटर कहीं भी हो बेटा, नदी का पानी, नाले का पानी, तालाब का पानी, समुद्र का पानी, झरने का पानी, कहीं का भी पानी हो, उसमें 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन के होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है बेटा, तो सोडियम क्लोराइड में 1 एटम सोडियम के और 1 एटम क्लोरीन के होते हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड हो गया, है ना। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4। तो 2 एटम हाइड्रोजन, 1 एटम सल्फर और 4 एटम ऑक्सीजन के मिलने से होता है। तो H2SO4 कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, है ना, चाहे जो आप नेचर में जो पाया जाता हो या आर्टिफिशियल मेथड से सिंथेसाइज करो बेटा, H2SO4 का कंपोजिशन में हमेशा इतने ही हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और इनका प्रोपोर्शन बिल्कुल फिक्स होता है। तो ये क्या कहलाते हैं, कंपाउंड।
कंपाउंड को बेसिकली हम लोग देखेंगे तो 3 कैटेगरी में कर सकते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन की बात करें जैसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या हुआ, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना होगा। जैसे अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करता हूं बेटा तो देखिए C2H6 हो गया, इथेन हो गया बेटा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं C2H4 ये एथीन हो गया, C2H2 ये इथाइन हो गया बेटा। ये केवल कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो ये कहलाते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव किसको कहते हैं, अगर हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, जहां पे कार्बन हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट भी प्रेजेंट हो, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, एसिटिक एसिड, प्रोटीन, ये सब फैट, ये सब जितने भी होते हैं सभी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंपाउंड कहलाएंगे, क्योंकि इनमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या फास्फोरस एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर मैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करता हूं तो जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के बारे में स्टडी किया जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ के बाकी जितने भी कंपाउंड होते हैं सबको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया, एल्युमिनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, इन सब के बारे में भी स्टडी करते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात आती है बेटा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको कहेंगे, जैसे K4FeCN, ये 6 हो गया, ये कहलाता है बेटा पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहलाता है। इस तरीके का कंपाउंड कहलाता है बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। कई बार तो जो डबल साल्ट्स होते हैं, डबल साल्ट्स को भी किस में लिया जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लेते हैं। जैसे अगर डबल साल्ट्स की बात करते हैं तो जैसे देखिए K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये पोटास एलम है बेटा, फिटकरी का फॉर्मूला है पोटास एलम। ये डबल साल्ट भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कैटेगरी में ही इंक्लूड किया जाता है। अब जरा हम लोग बात करते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका सर्टेन केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है, एक डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है, इसमें वेरिएबल अमाउंट में, ठीक है ना, अलग अलग अमाउंट में, इनडेफिनेट अमाउंट में केमिकल सब्सटेंसेस मिक्सअप होते हैं। तो मिक्सचर को भी हम लोग 2 कैटेगरी में कर सकते हैं क्लासीफाई, एक होमोजीनियस मिक्सचर हुआ और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर को, इसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। देखिए इसको कहते हैं बेटा ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। और इस तरीके के मिक्सचर में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट सब्सटेंस हैं ये आपस में मिक्सअप होते हैं। यहाँ पे पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, पार्टिकल का साइज 10⁻12 मीटर से लेकर 10⁻⁹ मीटर का होता है। इतना छोटा होता है कि नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों सेम फेज में होते हैं। जैसे चीनी को पानी में घोल देते हैं, नमक को पानी में घोल देते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है। जैसे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस सब्सटेंसेज हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनर्ट गैस। तो क्या ये गैसेज हमको दिखाई पड़ती हैं क्या बेटा, नहीं दिखाई पड़ती है, सब सेम फेज में पाया जाता है। तो ये होमोजीनियस सॉल्यूशन हो गया। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन किसको कहते हैं बेटा, जहाँ पर जो सब्सटेंसेज होते हैं वो सब्सटेंसेज कैसे होते हैं ये देखेंगे। इनमें हम लोग डिफ्रेंसेज कर सकते हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होता है, इनको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे सस्पेंशन हुआ तो सस्पेंशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्सअप नहीं होता बेटा, सस्पेंशन बनता है ना, आए समझ में। छोटे बच्चों को सस्पेंशन दिया जाता है, सिरप दिया जाता है, कोई उनको प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है ना, डॉक्टर देता है। फिर दूसरी बात अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे एयर में डस्ट पार्टिकल, एयर में स्मोक के पार्टिकल्स हो गए बेटा, एयर में ह्यूमिडिटी हो गए, तो ये सब सारे के सारे जो सब क्या कहलाते हैं बेटा, बोलो, ये सभी के सभी जो तक कहलाएंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल का साइज कितना होता है, 10⁻⁴ मीटर से लेकर आप देखोगे 10⁻⁹ ये 9 मीटर का, इस रेंज का होता है बेटा, इस रेंज का।
तो इस तरीके से मैटर मैंने आपको समझाया, मैटर आपको समझ में आ गया होगा। मैटर के बारे में आप लोगों ने क्लास 9th और 10th में ही पढ़ा है बेटा, बस यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी था पढ़ाना, आपको रिवाइज करना एक फॉर्मेलिटी था। ये सारी बातें 11th लेवल पर नहीं आती है, ये बहुत बेसिक बातें हैं, छोटी बातें हैं, ठीक है ना। इसके आगे की वीडियो में मैं आपको किसी केमिकल सब्सटेंसेज के बारे में, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, ये मैं सिखाऊंगा। चलिए अब उसको सीखते हैं कि कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है ये तरीका सिखाने जा रहा हूँ। और ये बातें भी आप लोग 9th और 10th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर से एक छोटा सा रिवीजन मैं आपको करवा देता हूँ। जैसा आप देख रहे हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने लिखा है, शॉर्ट में सिंबल MF, M का मतलब मॉलिक्यूलर, F का मतलब फार्मूला, ये लिखा है मैंने। अगर आप देखोगे तो किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है जो हम लोगों को फॉलो करना होता है। पहली जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उस एलिमेंट का सिंबल हमको पता होना चाहिए। ये देखिए, पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि सिंबल ऑफ एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट के फॉर्म में है तो उसका सिंबल पता होना चाहिए, या स्पीसीज, कोई स्पीसीज है जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो उसका सिंबल क्या होगा ये पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सोडियम का सिंबल Na, पोटेशियम का सिंबल K, मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca, एल्युमिनियम का Al, आयरन का Fe, मरकरी का Hg। इसी तरीके से जैसे अमोनियम आयन हुआ तो उसका सिंबल NH4, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे एसीटेट आयन है तो CH3COO-, जैसे फॉर्मेट आयन है तो HCOO-, ये सिंबल कहलाता है, या एलिमेंट का सिंबल कहिए, या अगर इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो उसको स्पीसीज भी कह सकते हैं, तो स्पीसीज का सिंबल पता होना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि हमको वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी, अब वैलेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है, वैलेंसी डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर पे भी डिपेंड करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर पर डिपेंड करता है, किसी स्पीसीज पर या किसी आयन पर कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव चार्ज होता है इस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज किसी भी आयन या किसी भी स्पीसीज पर कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव चार्ज होगा इस पर डिपेंड करता है वैलेंसी। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी एलिमेंट का पर एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव या तीन पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वैलेंसी 1, 2 और 3 होगा। इसी तरीके से किसी एलिमेंट पर एक नेगेटिव, दो नेगेटिव या तीन नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1, 2 और 3 रिस्पेक्टिवली होगी। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के, कुछ स्पीसीज के लिस्ट देने जा रहा हूं और उन लिस्ट के बेस पर हम लोग उसकी वैलेंसी देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक कॉलम बना रहा हूँ, इस कॉलम को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एलिमेंट, यह एलिमेंट लिख रहा हूँ, या आयन या स्पीसीज। बेटा आयन और स्पीसीज में क्या डिफरेंस होता है ये बात भी समझे। अगर किसी एक एलिमेंट पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको आयन कहते हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, नाइट्राइड आयन, ब्रोमाइड आयन, ये सभी आयन है। लेकिन अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से अधिक अलग अलग तरीके के एलिमेंट हैं और उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको स्पीसीज कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्साइड आयन OH- एक नेगेटिव चार्ज है, जैसे एसीटेट आयन CH3COO-, जैसे अमोनियम आयन NH4+, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, स्पीसीज कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इधर मैंने लिखा कि एलिमेंट, आयन या स्पीसीज लिखा, और फिर यहाँ पर इसके सामने मैं यहाँ पर इनकी वैलेंसी मेंशन करूँगा। ये देखिए मैं वैलेंसी मेंशन कर रहा हूँ।
अब अगर मैं पहला वाला लिस्ट देता हूं बेटा, तो आप देखिए जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। अब फर्स्ट ग्रुप में कौन से एलिमेंट होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फिर यहीं पर देख लें सीजियम, फ्रेंसियम, ये सभी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। और फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं सब पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। और क्यों एक पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी इसमें पाई जाती है। तो जैसे लिथियम की बात करूं तो Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, Fr प्लस, ऐसे कह सकता हूं। इसी तरीके से जैसे अमोनियम आयन है तो ये देखिए NH4 पर एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां पर हाइड्रोनियम आयन की बात करता हूं H3O प्लस, इस पर भी एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसी तरीके से जैसे अगर मैं किसी भी हेलोजन की बात करता हूं, जैसे कि अगर हेलोजन की बात करें तो क्लोराइड आयन Cl माइनस हो गया, ब्रोमाइड आयन इस पर एक निगेटिव चार्ज, आयोडाइड आयन इस पर एक निगेटिव चार्ज, फ्लोराइड आयन इस पर एक निगेटिव चार्ज हो गया। इसी तरीके से स्पीसीज में जैसे हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस एक निगेटिव चार्ज हो गया, एसीटेट आयन CH3COO माइनस इस पर एक निगेटिव चार्ज हो गया। इसी तरीके से फॉर्मेट आयन HCOO माइनस इस पर एक निगेटिव चार्ज हो गया। जैसे कि नाइट्रेट आयन NO3 माइनस इस पर एक निगेटिव चार्ज हो गया। जैसे नाइट्राइट आयन NO2 माइनस, इस तरीके से। तो आप देख रहे हो कि जितना भी मैंने लिस्ट लिखा है इस पर या तो एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसी कंडीशन में ये सब जितने भी सबस्टेंस होंगे, इस तरीके का कोई भी सबस्टेंस होगा, मैं एक्सेट्रा लिख देता हूं, तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, इनकी वैलेंसी हमेशा 1 होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये सब इनके सिंबल हैं। फिर से देखिए जैसे लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन, फ्रेंसियम आयन, ये सभी जो था फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। और इनको याद करने का तरीका भी है, मैं पीरियोडिसिटी चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। क्या है तरीका, लीना का रूबी के साथ फ्रेंडशिप, या लीना का रब से फरियाद, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। ये अमोनियम आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, फ्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ये स्पीसीज हुआ क्योंकि 2 अलग अलग एलिमेंट हैं। फिर देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग एलिमेंट है बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये स्पीसीज हो गया, है ना। इसको एस्टेट आयन कहते हैं। ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये फॉर्मेट आयन कहलाता है, ये नाइट्रेट आयन कहलाता है, ये नाइट्राइट आयन कहलाता है। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। तो ये सब जितने भी लिस्ट मैंने दिया, इन सब पर या तो एक पॉजिटिव चार्ज है या इन सब पर एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो जिस पर एक पॉजिटिव या एक निगेटिव चार्ज होगा उसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, बोलो 1 होगी। इसी तरीके से अगर मैं आपको दूसरा जो था लिस्ट दूं, तो दूसरा लिस्ट मैं देने जा रहा हूं। यहां पे आप लोग सब लोग ध्यान से समझिएगा। फिर से मैं यहां पर लिख रहा हूं, मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है ये, या आयन है, या स्पीसीज है, ये देखिए, और इनका मैं यहां पर आपको वैलेंसी बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं बेटा, वैलेंसी। अब अगर मैं देखूं, जैसे सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट की बात कर लेता हूं, तो सेकेंड ग्रुप में कौन से एलिमेंट होते हैं। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें अगर हम लोग, तो सेकेंड ग्रुप में आप देखोगे कौन से एलिमेंट होंगे, जैसे बेरिलियम, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडॉन, ये सब जो है एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। अब अगर इन सब की बात करें तो सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मेटल होते हैं, तो मेटल होने के कारण इनमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की टेंडेंसी होती है, यानी कि इन पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बेरिलियम पे आप देखो 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रॉन्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, बेरियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, रेडॉन पे 2 पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से इसको याद करने का तरीका भी है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे पढ़ सकते हैं। या दूसरा तरीका,
बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इन सब पे कितने हैं? 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं, ये Fe पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसको फेरस कहते हैं। इसको आप भूलिएगा मत, बच्चे अक्सर जो तक कंफ्यूजन कर देते हैं। ये फेरस आयन हो गया बेटा। जैसे अगर हम लोग देखें तो कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको कहा जाता है क्यूप्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूप्रिक। इसी तरीके से मरकरी पर अगर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, तो इसको कहते हैं मरक्यूरिक कहते हैं। ये देखिए मरक्यूरिक हो गया। इसी तरीके से जिंक पर 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसको जिंक आयन ही बोलते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देखोगे कोई भी एलिमेंट है जिस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कैडमियम है, तो कैडमियम पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। तो ये तो मैंने उन लोगों को देखा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब निगेटिव चार्ज वाले की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जैसे ऑक्सीजन हो गया, इस पर 2 निगेटिव चार्ज होता है, ऑक्साइड आयन। जैसे सल्फर पे 2 निगेटिव चार्ज होता है बेटा, तो सल्फाइड आयन हो गया। जैसे स्पीसीज में देखें कार्बोनेट आयन, इस पर 2 निगेटिव चार्ज होता है, कार्बोनेट आयन हो गया। जैसे सल्फेट आयन SO4 पर 2 निगेटिव चार्ज होता है, SO4 माइनस माइनस लिखिए या SO4 2 माइनस लिखिए, एक ही बात है। तो ये सल्फेट आयन हो गया। तो इस पे आपने क्या देखा कि 2 निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर कोई भी है, इस तरीके का अगर कोई भी है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इनकी वैलेंसी 2 हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि कोई दूसरा कैटेगरी का एलिमेंट है या स्पीसीज है जिस पर 3 पॉजिटिव या 3 नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। अब अगर हम लोग देखें ऐसे कुछ एलिमेंट्स का लिस्ट देख लें, आइए देखते हैं। जैसे आयरन है, तो इस आयरन पे 3 पॉजिटिव चार्ज भी होता है, Fe+++ लिखिए या 3+ भी लिख सकते हैं। इसको कहते हैं फेरिक आयन कहा जाता है। जैसे एल्युमिनियम है, इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, एल्युमिनियम आयन। जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, ये कोबाल्ट आयन हो गया। अब याद रखिएगा कि जब कोबाल्ट लिखते हैं तो C कैपिटल लेटर से, O छोटे लेटर से लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अगर O भी कैपिटल लेटर से आप लिख दोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, कोबाल्ट नहीं होगा। ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। फिर इसी तरीके से जैसे नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव चार्ज होता है, N3- या N-, ऐसे कर दीजिए। फास्फोरस पे 3 नेगेटिव चार्ज होता है, ये देखिए फास्फोरस पे 3 नेगेटिव चार्ज, मैंने ऐसे लिख दिया है ना, या P3- लिख सकते हैं। इसको नाइट्राइड आयन, इसको फास्फाइड आयन। इसी तरीके से फॉस्फेट पर अगर देखें, ये स्पीसीज हुआ तो इस पर 3 नेगेटिव चार्ज होता है, इसको फॉस्फेट आयन कहा जाता है। तो ये सब ऐसे एलिमेंट हैं जिन पर आप 3 पॉजिटिव या 3 नेगेटिव चार्ज देख रहे हो बेटा, तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी? ये 3 होगी। तो ऐसे मैंने कुछ एलिमेंट, कुछ आयन स्पीसीज का लिस्ट दिया जिनकी वैलेंसी 1, 2, 3 हो रही है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो फिर से एक बात ध्यान दीजिए कि जब किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमको 2 बातें याद होनी चाहिए। पहली बात, एलिमेंट का, आयन का, स्पीसीज का सिंबल पता होना चाहिए। जैसे एसिटेट आयन का सिंबल CH3COO, जैसे नाइट्रेट का सिंबल NO3, जैसे नाइट्राइट का सिंबल NO2। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनकी वैलेंसी। तो वैलेंसी किस पर डिपेंड करता है? वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के नंबर पर डिपेंड करता है, या जितना उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उस नंबर पर डिपेंड करता है। अभी इसके बाद बेटा मैं कुछ एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, और बाकी आप लोग करोगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। अब स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी कंपाउंड का कैसे निकालते हैं, इसके कुछ मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं, आप ध्यान दीजिए। जैसे कहा गया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। बहुत सिंपल सा मॉलिक्यूल है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा हमको नहीं मालूम है, क्या फॉर्मूला होगा। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है और ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। मैग्नीशियम की वैलेंसी देखें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसकी वैलेंसी 2 होगी। ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितनी होती है बेटा? 2 होती है। अब ये 2 और 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2,
और सिंप्लीफाई होने के बाद होल नंबर के फॉर्म में डिजिट आया है। होल नंबर किसको कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के नंबर को, जो डेसिमल में ना हो, जो फ्रैक्शन में ना हो, उसको होल नंबर कहा जाता है। ठीक है ना। अगर कोई फ्रैक्शन में जा रहा है जैसे 1.3 2.2 2.5 2.7 3.2 इस तरीके से जा रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, जो जैसा है उसी फॉर्म में रहने देंगे। ऐसे एग्जांपल्स आएंगे आगे हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये देखिए, ये इसके साथ और ये इसके साथ हो गया। अब जब हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले जो मेटल वाला पार्ट होता है यानी कि मैग्नीशियम, तो Mg1 आया, तो 1 कभी नहीं लिखा जाता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो Mg लिखा, O1 तो 1 नहीं लिखा जाता, आप केवल O लिखोगे। तो इस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो गया? MgO हो गया। जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल दें, पूछा जाए, कोई पूछे कि एल्युमिनियम के ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, ये देखिए एल्युमिनियम ये ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम के ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा? जैसे एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है क्योंकि इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, या इसके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की टेंडेंसी होती है, तो इसकी वैलेंसी 3 होगी बेटा। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन की वैलेंसी आप देखोगे 2 होगी। अब 2 सबसे कम नंबर है, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा होल नंबर, लेकिन इस 2 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ गया कि नहीं? फ्रैक्शन में आ गया ना बेटा, डेसिमल में आ गया ना। जब डेसिमल में आ गया तो ऐसी कंडीशन में इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। जब सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे। इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब Al2 पहले मेटल वाले को लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 नहीं है बेटा, 2 है, तो 1 के अलावा अगर कोई भी नंबर हुआ 2 3 4 5 तो उसको लिखते हैं, मेंशन करते हैं। तो ये देखिए Al2 हो गया, और ये ऑक्सीजन के साथ 3 है ना, तो Al2O3 हो गया। इसको एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड कहते हैं, या इसी को एल्यूमिना भी कहा जाता है कॉमनली। तो ये देखिए इस तरीके से फॉर्मूला आ गया। जैसे मान लीजिए कि हमको, मैं तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि आप एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा? एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला ये बताइए। अब एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये एल्युमिनियम का सिंबल हो गया और ये सल्फेट का हो गया। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 3 होती है, अभी मैंने बताया। सल्फेट पे 2 निगेटिव चार्ज होती है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब 2 1 जा 2 और 3 में डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। अब देखो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मेटल वाले पार्ट को लिखेंगे, तो ये देखिए क्या आ रहा है बेटा, ये Al2 हो रहा है, SO4 का थ्राइस है, तो ये देखो SO4 का होल थ्राइस हो गया, इसको एल्युमिनियम सल्फेट कहते हैं, ऐसे आ गया। जैसे अगला मैं आपसे जो तक क्वेश्चन पूछूं कि आप बताओ कि कैल्शियम एसीटेट का क्या फॉर्मूला होता है? क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताइए। कैल्शियम का सिंबल Ca होता है और एसीटेट का सिंबल CH3COO होता है। कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। एसीटेट पर 1 निगेटिव चार्ज होता है, मैंने लिस्ट में बताया हुआ है, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा? बोलो 1। अब 1 सबसे कम नंबर है, 1 से 1 में डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, यानी कि कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, इसी फॉर्म में है, तो इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, अब इसको इसके साथ। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैं पहले मेटल वाले पार्ट को लिखता आया हूँ, नॉन मेटल को उसके बाद में लिखता आया हूँ, लेकिन ये ऑर्गेनिक वाला पार्ट है। जब भी कोई ऑर्गेनिक वाला पार्ट आता है, एसीटेट, फॉर्मेट, कोई भी जो तक कंपाउंड आएगा बेटा, है ना, तो मेटल को बाद में लिखते हैं, ऑर्गेनिक वाले पार्ट को पहले लिखा जाता है। याद रखिएगा, स्टेट वाले को पहले लिखूंगा, ये ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, और मेटल वाले को बाद में लिखूंगा, प्रायोरिटी इसको दिया जाता है। ये सारे रूल्स हैं बेटा। तो ऐसी कंडीशन में इसका क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस हो गया, क्योंकि ये 2 है और पूरे का 2 है तो होल ट्वाइस हो गया, और कैल्शियम का 1 है तो Ca, ये कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला हो गया। जैसे एक और मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, एग्जांपल 5। जैसे हमसे पूछा गया
कि फास्फोरस के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। फास्फोरस के ऑक्साइड, ये देखिए कहा गया कि ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस, इसका फॉर्मूला क्या होगा ये आप बताओ। अब आइए देखिए कैसे, ये फास्फोरस हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा 3.5 होती है और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बातें चलती हैं क्योंकि दो नॉन मेटल्स हैं, कोई मेटल और नॉन मेटल नहीं है, दो नॉन मेटल हैं, तो जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को पूरा का पूरा देगा उसको। तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, 5 है बेटा, तो इसकी वैलेंसी हम लोग कहेंगे सीधे सीधे 5 कहेंगे। और ऑक्सीजन का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2, क्योंकि इस पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। अब 2 1 जा 2 और 5 में 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 चला जा रहा है डेसिमल में, तो इसको भी सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे 2 और 5 दोनों होल नंबर के फॉर्म में हो जाए। अब ऐसी कंडीशन में मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है उसको पहले लिखेंगे, तो देखिए P2 हो गया बेटा, ये देखिए ये P2 हो गया और ये ऑक्सीजन इसके कितने हैं, 5 हैं, तो P2O5 ये फार्मूला हो गया और इसको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दिए, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए, बताने के लिए तरीका बताया कि कैसे आप लिखोगे, किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। ठीक है ना, फिर बाकी के आप और प्रैक्टिस कीजिएगा, घर पे खूब प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट मॉलिक्यूल का उतना ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग सब्सटेंस का मोलर मास निकालने सीखेंगे, हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन 5 लॉज हैं इन सब के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया है तो मेरा यूट्यूब चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड ORBITAL ऑर्बिटल वर्ल्ड WORLD वर्ल्ड, पहले मेरे चैनल का नाम केम फन था बेटा, केम फन को मैंने चेंज कर दिया क्योंकि वो बहुत कॉमन सा नेम था। उस नाम से बहुत सारे चैनल ऑलरेडी बने हुए हैं जिससे बच्चों को तकलीफ होती थी इसको सर्च करने में, खोजने में तकलीफ होती थी, तो मैंने ऑर्बिटल वर्ल्ड, और ऑर्बिटल का सिंबल भी बना हुआ है आप देखोगे मेरे चैनल में, तो ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो सके, वो भी पढ़ सकें। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई ऑन रखिए। थैंक यू।